यस। चलिए, तो आज एक नए सेट की करते हैं शुरुआत। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका पेपर जो जनवरी का पेपर है, जो दिसंबर 2024 वाला है, एनटी यूजीसी नेट का स्टार्ट हो चुका है। और उसी पर बेस्ड हम कहीं ना कहीं ये सेट लेके आ रहे हैं, जो कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर आईसीटी वाले पार्ट के हैं। ठीक है, अभी तक हमने 6 सेट को कंप्लीट कर लिया, ये हमारा नेक्स्ट सेट है। लेकिन सेट पे जाने से पहले अगर आप एनटी यूजीसी नेट, जीआरएफ सेट, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसपी, ईएमआरएस या फिर स्टेट लाइब्रेरी के जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उनकी आप तैयारी कर रहे हैं स्पेशल लाइब्रेरी साइंस से, तो आप हमारे कोर्स ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं कोई भी क्वेरी अगर इन रिगार्डिंग टू ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, चलिए तो सेट पे आते हैं वापस। और आज के सेट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि एक ईमेल एक से अधिक व्यक्तियों को भेजा जाता है तो ईमेल एड्रेस को निम्न में से किस सिंबल के द्वारा हम लोग सेपरेट करते हैं। यानी हमें क्या करना है कि भाई एक सिंगल ईमेल है, उसे हमें मल्टीपल पीपल के साथ सेंड करना है। तो भाई आप सभी को पता है कि जब हम सेंडिंग की बात करते हैं तो हर एक जो व्यक्ति है उसके हमें मेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? मेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। अब मेल आईडी की जरूरत पड़ेगी तो हर एक व्यक्ति का जब हम मेल आईडी डालेंगे तो उसके सेपरेशन के लिए हम किस सिंबल की बात करते हैं? तो अगर हम बात करें इक्वल की, तो भाई इक्वल का यूज तो होता नहीं है। पेपर क्लिप की बात करें तो पेपर क्लिप वो सिंबल होता है जो अटैचमेंट के लिए यूज होता है, अटैचमेंट की जब हम बात करते हैं। एट द रेट की अगर हम बात करें तो ये ईमेल आईडी में सेपरेटर होता है जो कि यूजर नेम और डोमेन नेम की बात करता है। बाकी कॉमा अगर हम मल्टीपल पीपल को भेजना चाहते हैं तो उनकी मेल आईडी के लिए हम सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं जब भी आप किसी भी रेसिपेंट ऑप्शन में लिख रहे हैं, चाहे वो टू हो, सीसी हो, बीसीसी हो, किसी में भी। तो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है सवाल नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज how data is exchanged over the internet and how it should be broken into a आईपी पैकेट? सबको पता है आईपी पैकेट की बात हो या फिर उन प्रोटोकॉल की बात हो जो डीलिंग की बात करता है, तो अगर आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखो तो आंसर आएगा दैट इज टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट पर डेटा एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता है। इसके जो मेन काम है ना, दैट इज पहला काम है कि डेटा को ब्रेक करना इनटू अ पैकेट। वो भी कौन से पैकेट? मैनेजेबल पैकेट। वहीं अगर हम दूसरे काम को समझें तो दूसरा काम है कि इंश्योर द रिलायबल डिलीवरी ऑफ दीज पैकेट। जो भी पैकेट ब्रेक करें उनको सही तरीके से डिलीवर करने का भी काम कहीं ना कहीं टीसीपी प्रोटोकॉल का ही होता है। एंड लास्ट वन इज द रीमेम्बरिंग पैकेट एट द डेस्टिनेशन इन करेक्ट ऑर्डर, यानी जब हमारा पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो करेक्ट ऑर्डर में पहुंचे, ये काम भी हमारा टीसीपी का होता है। लेकिन बाकी अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो दूसरा ऑप्शन एचटीटीपी है जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करता है। ये बात करता है वर्ल्ड वाइड वेब पर अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं फॉर डेटा एक्सचेंज के लिए तो वहां पर हम यूज करते हैं एचटीटीपी। अगर हम पीपी की बात करें, पीपीपी जिसे हम ट्रिपल पी यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है बिटवीन टू नेटवर्क नोड, दो या दो से अधिक नेटवर्क नोड या फिर दो नेटवर्क नोड के बीच में अगर हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है। और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो डायल अप और ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम P2P में ले सकते हैं। अगला और नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है दैट इज एसएमटीपी। एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर होता है, ये ईमेल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। ईमेल हमें सेंड करना है तो उसके लिए हम एसएमटीपी का यूज करते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर सेंड इन डैश मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताने हैं जिसके अंदर हम स्टार्ट और स्टॉप बिट को सेंड करने की बात करते हैं। यानी स्टार्ट और स्टॉप बिट ट्रांसमिशन के लिए डैश मोड में भेजे जाते हैं। किस मोड में? असिंक्रोनस है, सिंक्रोनाइज है, लोअर ओवरहेड है या फिर हायर थ्रूपुट है। जी किसके साथ जाएं? तो जैसा कि आप सभी को पता है असिंक्रोनस ऐसा मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है जिसके अंदर हम स्टार्ट और स्टॉप बिट आर यूज फॉर फ्रेम ईच डेटा बाइट, प्रत्येक डेटा बाइट में यूज होता है। एंड अगर हम बात करें फ्रॉम बिगिनिंग या फिर प्रत्येक ट्रांसमिशन यूनिट के स्टार्टिंग में हम लोग इन बिट का यूज करते हैं, बाद में भी यूज करते हैं क्योंकि स्टॉप
और स्टार्ट दोनों का यूज किया जाता है। बाकी आप ये कह सकते हैं कि अ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज अ टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन वेयर ईच कैरेक्टर ट्रांसमिट इंडिपेंडेंटली, यानी प्रत्येक जो कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट तरीके से ट्रांसमिट होता है विदाउट द नीड फॉर अ कॉमन क्लॉक सिग्नल बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में हमें किसी कॉमन क्लॉक सिग्नल की जरूरत के बिना ये हमारे प्रत्येक कैरेक्टर को इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर करने की बात करता है। बाकी अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, तो सिंक्रोनस एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो डेटा इज सेंड अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम विदाउट स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, यानी बिना स्टार्ट और स्टॉप बिट के अगर हमें डेटा ट्रांसमिट करने की बात करें कंटिन्यूअसली तो वहां पर सिंक्रोनस का यूज होता है। वहीं स्टॉप और स्टार्ट दोनों का यूज करते हैं तो वो असिंक्रोनस होता है। ये दोनों में अंतर होता है। तो आंसर जो आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं जिसमें RFID और NIFS दोनों सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों वायरलेस हैं, बट NFC डिफर एंड RFID प्राइमरली, यानी NFIC मुख्य रूप से और RFID से मामले में अलग है, डिफर है। ठीक है, किस मामले में अलग है? तो उसके लिए हमें ऑप्शन पे विजिट करना होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि NFC जिसे हम नियर फील्ड कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं और RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। तो NFC ऑपरेट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस देन द RFID। तो ये मुझे गलत लग रहा है, ये मुझे गलत लग रहा है क्योंकि भाई RFID का NFC का लगभग 4 सेंटीमीटर होता है, RFD का ज़्यादा होता है। NFC शॉर्ट डेटा कम्युनिकेशन फॉर द मोबाइल पेमेंट, मोबाइल पेमेंट में नहीं होता। ठीक, गलत बात है। RFID could not handle the multiple tag scanning. NFC is the NFC, ये तो हो सकता है, ये हो सकता है, सेकंड वाला हो सकता है क्योंकि NFC इज द शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज तो होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 4 सेंटीमीटर है तो शॉर्ट रेंज होगी। मोबाइल पेमेंट बिल्कुल हो सकता है, ये सही, यही सही है। हम्म, यही सही है, जबकि टैगिंग में संभाल सकता, मल्टीपल टैगिंग में संभाल सकता है। RFID की यही क्वालिटी है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 5, जिसमें आपको लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में हमारे पास पैराडाइग्राम है, पैराडाइग्राम, और लिस्ट 2 में हमारे पास लैंग्वेज है। यानी कुल मिला के बोला लिस्ट 2 में लैंग्वेज है और उन लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए लिस्ट 1 में लिखा हुआ है। अब आपको मैचिंग का तरीका मैंने कई जो सेट करा है उनमें बता दिया है कि आपको जो टर्म आता है उसे पकड़ के सीधा ऑप्शन को उठाइए। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग का आप एग्जांपल कैसे लेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि इवेंट हिवन प्रोग्रामिंग हम किसे कहते हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे हम ओप्स कहते हैं। तो ये अगर आपको पता है, लॉजिक प्रोग्रामिंग पता है तो बता सकते हो। अब लॉजिक प्रोग्रामिंग आप प्रोलॉग को ले जा सकते हैं, लॉजिक प्रोग्रामिंग प्रोलॉग को ले जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग जावा की बात कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जावा की बात कर सकते हैं। बस ये दो ऑप्शन पता है, काफी हद तक एलिमेंट हो जाएगा। देखो, अगर हम थर्ड की बात करें तो फर्स्ट है, थर्ड की बात करें फर्स्ट है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाए। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, क्या पूछा है? विच टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रीटेड एज द हाइपोथेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट सरपेसिस ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड एबिलिटीज? जी, ह्यूमन की ह्यूमन की इंटेलिजेंटी और जो एबिलिटी है से आगे निकल जाती है। ठीक है, किस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की? एक काल्पनिक कृत्रिमिक बुद्धि में। ठीक है, बताओ। आर्टिफिशियल न्यून
इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल जनरल है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है, या फिर आर्टिफिशियल स्पेसिक इंटेलिजेंट है। तो अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की, तो जैसे हम शॉर्ट में एएसआई कहते हैं, तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंसी दैट इज अ टाइप ऑफ एआई दैट सरफेसेस सरफेसेस ह्यूमन इंटेलिजेंट एंड कैन परफॉर्म एनी टास्क बेटर देन अ ह्यूमन से बेहतर करता है। सही बात है, गलती की गुंजाइश कम रहती है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंसी सिस्टम नॉट ओनली अंडरस्टैंड ह्यूमन स्टेटमेंट, मतलब ये अकेले ह्यूमन के स्टेटमेंट और एक्सपीरियंस को ही नहीं समझता, बट कैन ऑल्सो इवॉक इमोशंस, यानी इमोशंस को समझता है, बिलीव को समझता है, और जो डिजायर हैं, जो चाह रहे हैं वो, उनको भी समझने का, यानी सिमिलर टू ह्यूमन कह सकते हैं आप। इंटेलिजेंस सुपर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, शॉर्ट में इसे एएसआई बोला जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम। मैग्नेट तो वही सबको पता है, मैग्नेटिक मतलब सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है, और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास सीडी, फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक है। सीडी हमारी ऑप्टिकल है, क्योंकि ऑप्टिकल में आपको याद हो तो हम लोग सीडी, डीवीडी, बीडी, एचबीआरडी इनकी बात करते हैं। तो कॉम्पैक्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है विच डिवाइस वाज डेवलप्ड बाय एजी बेल टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल लाइट मीडिया। बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हम फोटो फोन इन्वेंटिंग की बात करें तो 1880 में किया गया था, और इसका काम था वायरलेस वॉइस कम्युनिकेशन करना बाय यूजिंग विजुअल लाइट। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि फोटोफोन वर्क बाय प्रोजेक्टिंग अ वॉइस थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट इनटू अ मिरर with capture and projected the voice vibration using the sunlight। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि फोटो फोन वॉज सिमिलर टू अ टेलीफोन। फोटोफोन जो था वो टेलीफोन के सिमिलर था, बट यूज मॉड्यूलेट लाइट इनसाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ वायरलेस कम्युनिकेशन। वही आप कह सकते हैं द फर्स्ट वायरलेस टेलीफोन मैसेज वॉज सेंड यूजिंग अ फोटोफोन, जो कि 3 जून 1880 में किया गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि ए जी बेल का जो नाम है, जिसे हम फुल फॉर्म कह सकते हैं अलेक्जेंडर ग्रामर, अलेक्जेंडर ग्रामर ने शुरुआत करी गई थी फोटोफोन की। किसकी करी थी? फोटोफोन की। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म स्पेशली डिजाइन फॉर क्रिएट एंड मोनेटाइज एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑफ सब्सक्राइबर के लिए स्पेसिफिक कंटेंट को मोनेटाइज करने हेतु डिजाइन किया गया है। इनमें से वो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? तो भाई कंटेंट को हम मोनेटाइज इंस्टा पे कर नहीं सकते, रेडिट पे कर नहीं सकते, फेसबुक पे कर नहीं सकते। एक ही बचा पैट्रन, एक ही बचा दैट इज पैट्रन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यानी पैट्रन एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्रिएटर को ऑफर करता है एक्सक्लूसिव कंटेंट टू प्लेइंग सब्सक्राइबर एंड प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डायरेक्ट क्रिएट टू फैन मोनेटाइजेशन। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। सवाल नंबर 10, जिसमें लाइफाई, जिसका फुल फॉर्म लाइट फिजिलिटी होता है, उसके संबंध में आपको स्टेटमेंट सही बताना है कि भाई सही स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज ग्रेटर देन वाईफाई, यानी जो लाइफाई है उसकी स्पीड
क्या कहते हैं, लाईफाई की जो स्पीड है ना वो ग्राफिक सॉरी वायरलेस की स्पीड से ज़्यादा है। तो इसमें मुझे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। लाईफाई की जो स्पीड है ना, लाईफाई की जो स्पीड है ना वो वाईफाई से ज़्यादा होती, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, द टर्म लाईफाई वाज कॉन्जाइन हेरोल्ड हास ने लाईफाई शब्द की शुरुआत करी गई थी। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जर्मन के एक साइंटिस्ट थे। अच्छा ये भी सही लग रहा है, हाँ ये भी सही है, जर्मन के साइंटिस्ट थे हेराल्ड हेराल्ड हस, जिन्होंने शुरुआत, यानी ये भी सही, सॉरी थर्ड नहीं, सेकंड भी सही है। लेटेस्ट वर्जन ऑफ लाइफ है रिलीज बाई हैडी लंबर, हैडी लंबर ने लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया था, तो ये गलत है। लाइफाई कैन नॉट बी वर्क हाई डेटा इन्वायरमेंट, हाई डेटा डेंसिटी पर इन्वायरमेंट नहीं कर सकता, तो ये भी गलत है। आंसर ये भी आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल, अच्छा हो गया, ये लास्ट सवाल था, पता ही नहीं चला कब हो गया। चलिए तो ये लास्ट सवाल था जिसमें हमने लाइफाई के बारे में पूरा समझा, लाइट फिडिलिटी जिसे कहते हैं। चलिए तो इसके अलावा अगर आप एनटी यूजीसी नेट की तैयारी या फिर केबीएस एनबीएस डीएसएसपी एमआरएस स्टेट पीएससी की तैयारी करें स्पेशली लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से, तो हमारे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो कर इनरोल कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट क्वेरी है तो आप मैसेज करिएगा, और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।